दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही अमेरिका का इतिहास अमेरिकी राष्ट्रपतियों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट न केवल अमेरिकी नीतियों में बल्कि पूरे विश्व की सोच पर गंभीर प्रभाव रखने का दम रखते हैं। 8 नवंबर 2020 को अमेरिका के इतिहास ने एक बार फिर करवट ली और जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त कर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुन लिए गए। उन्होंने बराक ओबामा के सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। डेमोक्रेट जो बाइडेन अपनी इस ज़बरदस्त जीत से पहले भी अमेरिकी इलेक्शंस में 2 बार खड़े हो चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें इस दौर से प्रारंभिक दौर में ही बाहर होना पड़ा था। सबसे कम उम्र के सीनेटर और सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति बनने का जो बाइडेन का ये सफ़र बहुत ही हैरान कर देने वाला है। अपने अनुभव और अपनी दूरदर्शिता के लिए जाने जाने वाले जो बाइडेन ओबामा काल में 2 बार अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का ये सफ़र काफ़ी संघर्षों और मुसीबतों से होकर गुजरता है। जो बाइडेन के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। अपने प्रारंभिक जीवन में काफ़ी आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं के होने के बावजूद जो बाइडेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बनने में सफल रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं जो बाइडेन के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं की पूरी सच्चाई। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त, आपका साथी सैम अपने इस YouTube चैनल सुपर सैम स्टोरी में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जोसेफ रॉबिन बाइडेन जूनियर का जन्म 20 नवंबर 1942 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया प्रांत में हुआ था। उनके फादर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बाइडेन को अपना बचपन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ बिताना पड़ा। शुरू से ही बाइडेन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। ज़्यादातर समय उनका एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड किसी को दिखाने लायक नहीं होता था। उन्होंने 1965 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली और 688 स्टूडेंट्स के बैच में उनका स्थान 506 था। बाइडेन को समझ आ चुका था कि उनकी दाल एकेडमिक्स में नहीं गलने वाली है। हालांकि वह स्कूल में हमेशा क्लास प्रेसिडेंट रहे और स्पोर्ट्स की सभी गतिविधियों में खुलकर भाग लेते थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बाइडेन बचपन में स्टैमरिंग और हकलाने की समस्या से काफ़ी परेशान रहे, परंतु उन्होंने अभ्यास और मनोबल से इसे काफ़ी नियंत्रित कर लिया। बाइडेन बताते हैं कि जब वह स्कूल में थे तो इस समस्या से निपटने के लिए घंटों शीशे के सामने खड़े होकर ठीक से बोलने का प्रयास करते रहते थे। 27 अगस्त 1966 को बाइडेन ने नीलिया हंटर से विवाह कर लिया और इसके साथ ही उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई भी जारी रखी। 1968 आते आते उन्हें लॉ की डिग्री मिल गई। यहाँ भी वो 85 स्टूडेंट्स के बैच में 76वीं पोजीशन पर आए। इसके बाद बाइडेन ने लॉ में ही अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। शुरुआत में बाइडेन की नज़दीकियाँ रिपब्लिकन के साथ काफ़ी बढ़ गई थीं। शायद इसका एक कारण डेलावेयर के डेमोक्रेटिक गवर्नर की कंजर्वेटिव रेशियल पॉलिटिक्स भी थी, लेकिन वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की नीतियों से भी खुश नहीं थे, जिसके चलते वो खुलकर रिपब्लिकन्स का साथ भी नहीं देते थे। धीरे धीरे बाइडेन ऐसे ही एक्टिव पॉलिटिक्स में आते चले गए। उनके राजनीतिक कैरियर का आगाज़ तो तब हुआ जब वे 1972 में डेलावेयर से रिपब्लिकन जे कैलब बॉक्स के विरुद्ध सीनेटर के चुनाव में खड़े हो गए। वो डेलावेयर में अकेले ऐसे डेमोक्रेट थे जिन्होंने बॉक के विरुद्ध खड़े होने का साहस दिखाया था, लेकिन उनके सामने बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास इलेक्शन के लिए कोई फंड नहीं था और बॉक के विरुद्ध उन्हें इस चुनाव में कोई पैसे की मदद के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन बाइडेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस चुनाव में जनसंपर्क अभियान से अपना प्रचार करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने डेलावेयर के सभी वोटरों से फेस टू फेस मुलाकात की। शायद डेलावेयर के छोटे क्षेत्रफल की वजह से ये आश्चर्यजनक रूप से सफल भी हो सका। उनकी हिम्मत और हौसला देखकर डेलावेयर के कुछ लोगों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। उम्मीद के मुताबिक बाइडेन शुरू में बॉक्स से काफ़ी पिछड़ गए थे, परंतु बाइडेन का इलेक्शन कैंपेन, उनकी नीतियां और मुद्दों की समझ ने धीमे धीमे चुनाव का रुख बाइडेन की तरफ मोड़ दिया और वो अमेरिका के सबसे कम उम्र के सीनेटर बन गए। उनके इस कारनामे की चर्चा उस समय पूरी अमेरिका में हुई। यहीं से बाइडेन का राजनीतिक कैरियर शुरू होने वाला था, लेकिन शायद बाइडेन की किस्मत में अभी और भी परेशानियां बाकी थीं। 18 दिसंबर 1972 को बाइडेन की पत्नी नीलिया हंटर और उनकी 1 साल की बेटी की रोड एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो जाती है। बाइडेन के दोनों बेटे भी उस समय उनकी पत्नी के साथ ही थे। उनको भी काफ़ी गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन सही समय पर ट्रीटमेंट मिलने से वे जल्दी ही खतरे से बाहर हो गए। इस घटना ने बाइडेन को अंदर तक तोड़ कर रख दिया।
उनका भरोसा जीवन और उसको चलाने वाली शक्तियों से भी उठ गया। अब बाइडेन पर अपने दोनों बेटों की देखभाल की जिम्मेदारी आ चुकी थी, जिसके चलते बाइडेन ने अपने सीनेटर की पोस्ट छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन उनके मित्र सीनेट मेजॉरिटी लीडर माइक मैंसफील्ड ने उन्हें समझाया और इस मुसीबत में निराश न होने और साहस के साथ अपनी इस दोनों जिम्मेदारियों को निभाने की हिम्मत दिलाई, जिसके चलते वो 5 जनवरी 1973 को सीनेट के पद की शपथ ले लेते हैं। इन सब के चलते उन्हें अपने बेटों से मिलने के लिए डिलावर से वॉशिंगटन डीसी का सफ़र रोज ट्रेन से तय करना पड़ता था। सबसे आश्चर्यजनक और हैरान कर देने वाली बात यह रही कि बाइडेन ने इस 90 मिनट के ट्रेन के सफ़र को अगले 36 सालों तक जारी रखा, जब तक वो डिलावर के सीनेटर बने रहे। हर रोज वो ये सफ़र तय कर अपने बेटों के पास आ जाया करते थे। बाइडेन अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां बड़ी ही कुशलता से निभा रहे थे, परंतु पत्नी की मृत्यु के बाद उनका उत्साह जीवन के प्रति और अपने प्रति काफ़ी कम हो गया था, जिसके चलते उनके भाई ने उनकी मुलाकात जिल ट्रेसी जैकब से कराई। और शायद वह जैकब की ही संगत का असर था कि बाइडेन धीरे धीरे न केवल अपने जीवन में रुचि लेने लगे, बल्कि उन्होंने राजनीति में भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 17 जून 1977 को बाइडेन और जैकब प्रणय सूत्र में बन जाते हैं। बाइडेन खुद अपनी इस सेकेंड इनिंग में अपनी सफलता का काफ़ी श्रेय अपनी पत्नी जैकब को ही देते हैं। 9 जून 1987 को बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन दाखिल करते हैं। वह उस समय अमेरिकी इतिहास के जॉन एफ कैनेडी के बाद दूसरे सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। लेकिन जल्दी ही उनका यह सफ़र स्टाफ राइवलरी और पैलिगरिज्म के आरोपों के चलते खत्म हो जाता है। उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने बीते सालों में दिए गए भाषणों में दूसरे लीडर्स की स्पीचेस के अंशों को चुराकर अपनी स्पीच में शामिल किया है। साथ ही उन्होंने अपने पास्ट की उपलब्धियों को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। इन सब विवादों के चलते बाइडेन अपना नाम इस इलेक्शन से वापस ले लेते हैं। इसी के बाद बाइडेन को एक खतरनाक बीमारी के चलते मेजर ब्रेन सर्जरी से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते वो 7 महीने तक एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो जाते हैं। जनवरी 2007 में बाइडेन एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमर कस लेते हैं और जोर शोर से डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोबेबल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में प्रचार शुरू कर देते हैं। लेकिन जल्दी उनको फंड रेजिंग, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना और मीडिया अट्रैक्शन में काफ़ी दिक्कत आने लगती है। इस बार उनका सामना डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बराक ओबामा से था, जो कि मीडिया हाउसेस में अपनी जादुई छवि के चलते काफ़ी चर्चित थे। बाइडेन इन सब गतिविधियों पर बारीकी से विचार करने के बाद एक बार फिर अपना नाम 2008 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से वापस ले लेते हैं। लेकिन उनके इस कैंपेन के चलते एक बड़े वर्ग ने उनकी नपीतुली भाषा, उनकी विदेश नीति और ह्यूमरस अप्रोच के कारण उन्हें काफ़ी पसंद किया था। वहीं बराक ओबामा उन्हें अपने साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन में उतरने का आग्रह करते हैं, जिसे बाइडेन मान भी लेते हैं। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। बराक ओबामा और जो बाइडेन की जोड़ी न केवल अमेरिका बल्कि पूरे विश्व का अपनी नीतियों से मार्ग प्रशस्त करती रही। ओबामा के कार्यकाल में लिए गए कई प्रभावशाली निर्णयों में जो बाइडेन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। क्लाइमेट चेंज को लेकर चलने वाले सभी आंदोलनों में जो बाइडेन मुखर होकर भाग लेते रहे हैं। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर निकलने की बात की थी, तो उन्होंने इसे ना करने की नसीहत दी थी। वो आज भी क्लाइमेट चेंज को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। उन्होंने रेसिज्म और अमेरिका इज़ ओनली फॉर अमेरिकन जैसे कैंपेनों से हमेशा ही दूरी बनाकर रखी। उनका मानना है कि अमेरिका में रहने वाला हर व्यक्ति अमेरिका के विकास में बराबर का योगदान दे सकता है। उन्होंने अमेरिकन मैक्सिकन बॉर्डर पर वॉल बनाने के फैसले का भी विरोध किया है। LGBT और गे राइट जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर भी वो दुनिया भर में अपनी राय खुलकर रखते रहे हैं। दोस्तों, जब जो बाइडेन अमेरिका के सबसे अनुभवी और उम्रदराज राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे होंगे, तो दुनिया की बहुत सी गंभीर समस्याएं हाथ फैलाकर उनका स्वागत कर रही होंगी। धर्म के नाम पर बटी ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी होगी। अमेरिका और चाइना के बिगड़ते संबंध, हांगकांग और ताइवान की समस्याएं आग में घी का काम कर रही होंगी। देखना यह है कि वैश्विक आर्थिक और कोरोना जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर बाइडेन की नीतियां उन पर कितना काबू कर पाती हैं। दोस्तों, हम ये आशा ज़रूर करते हैं कि जो बाइडेन अपने गहरे अनुभव के चलते दुनिया को विकास की एक नई दिशा ज़रूर दिखाएंगे, जिसके चलते आने वाले सालों में ये दुनिया रहने के लिए एक बेहतर और उपयुक्त स्थान बन पाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तज़ा है, एक गुजारिश है कि जिन्होंने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो अपने दोस्त सैम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक गुड डे, शब बखैर।